मेरा यूट्यूब परिवार। एक समय की बात है, विंध्याचल के पहाड़ों के बीच एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था अवंतीपुर। इस राज्य पर राजा विक्रमादित्य शासन करता था। राजा विक्रमादित्य अपने बुद्धिमता और पराक्रम के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध था। राजा न्याय प्रिय एवं प्रजा प्रिय था। उसकी पत्नी रानी सौम्यवती अपनी सुंदरता और सौम्यता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। रानी सौम्यवती राजा की एकमात्र पत्नी थी और राजा उससे अत्यधिक प्रेम करता था। राजमहल का जीवन अति भव्य था, लेकिन रानी सौम्यवती का मन अक्सर एकाकी और उचाट रहता था। राजा के अपने राजकाज में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण रानी को अक्सर अकेलेपन का सामना करना पड़ता था। इस अकेलेपन से बचने के लिए रानी अक्सर महल के बाहर बने तपोवन में भ्रमण करने जाया करती थी। तपोवन में एक साधु का आश्रम था। साधु का नाम था स्वामी देविकानंद। वह साधु अपने ज्ञान और मंत्रों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। साधु देविकानंद की प्रसिद्धि के बारे में रानी ने सुना तो वह तपोवन में साधु देविकानंद से मिलने के लिए उत्सुक हो गई। समय निकालकर एक दिन रानी तपोवन में चली जाती है। रानी को तपोवन में देखकर साधु देविकानंद ने रानी का जोरदार स्वागत किया। साधु देविकानंद ने अपनी पहली मुलाकात के दौरान रानी से राज्य के बारे में चर्चा की। साधु देविकानंद की वाणी बहुत ही आकर्षक एवं दिव्य थी। रानी साधु के विचारों एवं वाणी में ऐसा आकर्षण देखकर साधु के प्रति मंत्र मुग्ध हो गई। अब रानी सौम्यवती प्रतिदिन नए नए बहाने बनाकर साधु के आश्रम जाना शुरू कर दिया। साधु ने रानी को ध्यान, योग और शास्त्रों का ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। साधु और रानी के बीच अब यह रिश्ता धीरे धीरे शारीरिक आकर्षण में बदलने लगा। साधु की रहस्यमयी आंखें और रानी की आत्मा के बीच एक ऐसी डोर बंध गई जिसे अब छुपाना आसान नहीं था। लेकिन रानी चाहती थी कि इस रिश्ते को गुप्त रखा जाए। इसके लिए रानी ने बहुत सावधानी बरती। वह साधु से तब मिलती जब राजा दरबार में व्यस्त रहते। कभी कभी रात के अंधेरे में भी रानी चुपचाप महल छोड़कर साधु से आश्रम में मिलने के लिए पहुंच जाती। रानी ने राजा के प्रति भी अपना व्यवहार ऐसा रखा कि उन्हें साधु के साथ उसके रिश्ते पर कभी शक ना हो। वह राजा का पूरा ख्याल रखती, उससे मधुर बातें करती और उनके हर आदेश का पालन करती। राजा को लगता कि रानी उनसे बहुत प्रेम करती है। तपोवन का साधु और रानी का यह संबंध अब गुप्त रूप से बढ़ता जा रहा था। रानी का दिल साधु के लिए धड़कता और साधु उनकी हर इच्छाओं को पूरी करता। रानी सौम्यवती और साधु देविकानंद का यह गुप्त संबंध समय के साथ गहराता गया। साधु का व्यक्तित्व इतना रहस्यमयी था कि रानी उसमें पूरी तरह डूब चुकी थी। तपोवन का वह आश्रम अब रानी के लिए एक ऐसा स्थान बन गया जहां वह अपनी सभी चिंताओं और महल के नियमों को भूल जाती थी। रानी ने महल के सेवकों को भी अपनी चालाकी से वश में कर लिया था। जब भी वह आश्रम जाने का मन बनाती, वह महल के भीतर किसी उत्सव या पूजा का आयोजन करने की पहले ही योजना बना देती। सेवक और मंत्री उसी में व्यस्त रहते और रानी साधु से मिलने के लिए चुपचाप निकल जाती। रानी ने महल को छोड़ने के समय को इतना योजनाबद्ध कर दिया था कि राजा विक्रमादित्य को कभी उसके गुप्त रिश्ते का आभास ही नहीं हो पाया। रानी राजा के साथ दिन में समय बिताती, उन्हें मुस्कान और प्रेम भरे शब्दों से भरपूर संतुष्ट करती। राजा को यह यकीन था कि रानी उनके प्रति पूर्णतः समर्पित है।
साधु देविकानंद ने रानी को यह यकीन दिला दिया कि उनकी आत्मा को शांति केवल साधु के साथ ही मिल सकती है। अब रानी ने धीरे धीरे महल के कुछ गहने और बहुमूल्य वस्तुएं साधु को देना शुरू कर दिया। वह साधु के लिए महल से अनमोल चीज़ें लेकर आती और बदले में साधु से मंत्रों और रहस्यमयी शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करती। साधु ने रानी को यह भी विश्वास दिला दिया था कि वह एक दिव्य आत्मा है और उनका यह दिव्य मिलन ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है। रानी ने अब पूरी तरह से साधु पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। महल के कुछ पुराने सेवकों ने रानी के व्यवहार में बदलाव महसूस किया और उसकी गैर मौजूदगी के दौरान महल में गुपचुप बातें होने लगी। लेकिन रानी इतनी चतुर थी कि उसने महल की हर अफवाह को दबा दिया। जिन सेवकों को रानी के इस गुप्त रिश्ते की जानकारी थी, उनको इनाम और अधिकार देकर अपनी ओर कर लिया। अब साधु देविकानंद को रानी के माध्यम से महल की कई गुप्त जानकारियां मिलने लगी। रानी की सहायता से साधु ने राजा के दरबार में अपने कुछ लोगों को भी नियुक्त करवा दिया था और राजा को इनकी भनक तक नहीं लगी। तपोवन के साधु देविकानंद अब रानी सौम्यवती पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। रानी अब उनकी हर बात को मानने लगी थी। एक दिन साधु ने मौका पाकर रानी से कहा, अब राज्य का असली नियंत्रण तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। राजा केवल एक दिखावा है। रानी, जो अब साधु के प्रति अपने मन और शरीर से पूर्ण समर्पित हो चुकी थी, इस विचार से सहमत होने लगी। साधु ने धीरे धीरे रानी को समझाया कि यदि वह चाहे तो राजा को पीछे छोड़कर स्वयं राज्य की महारानी बन सकती है। यह विचार रानी के मन में एक चिंगारी की तरह प्रज्वलित हो उठा। अब रानी के अंदर महत्वाकांक्षा की अग्नि दहकने लगी। फिर एक दिन साधु ने रानी से कहा, अब समय आ गया है कि मैं महल के भीतर प्रवेश करूं, क्योंकि तुम्हें मेरी शक्ति का अनुभव हर समय होना चाहिए। रानी ने चुपके से साधु को महल के भीतर एक गुप्त स्थान में रहने की अनुमति दे दी। रानी ने महल के पुराने कक्षों में से एक को सजवाया और उसे साधु के रहने योग्य बनवा दिया। साधु अब महल में छिपकर रहने लगे और इस बात का पता केवल रानी और उसकी सबसे विश्वास पात्र दासी को ही थी। अब साधु ने राजा के दैनिक कार्यों और महल के नियम कानून पर गहराई से नज़र रखनी शुरू कर दी। साधु ने रानी के माध्यम से राजा विक्रमादित्य पर भी अपनी शक्ति का प्रयोग शुरू कर दिया। वह रानी को खास जड़ी बूटियां देता, जिन्हें रानी राजा के भोजन में मिलाकर उसे कमज़ोर करने लगी। इन खास जड़ी बूटियों के प्रभाव से राजा को अब अक्सर थकान और बीमारी महसूस होने लगी। लेकिन रानी अपने प्यार भरे व्यवहार से राजा को यह यकीन दिलाती रही कि यह सब राजकाज में अत्यधिक व्यस्तता के दबाव का नतीजा है। साधु और रानी के बीच अब हर दिन मुलाकात होने लगी। रात के अंधेरे में जब महल सो रहा होता, रानी गुपचुप साधु के कक्ष में जाती। वहाँ वे साथ बैठते, कुछ गुप्त योजनाएं बनाते और उनके संबंध और गहराते जाते। साधु ने रानी को वचन दिया कि वह उसे ऐसी शक्तियां देगा जिससे वह पूरे राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला बन जाएगी। रानी इस मोहक वादे में पूरी तरह फंस चुकी थी। महल के कुछ वफादार मंत्री और सैनिक अब राजा की बिगड़ती स्थिति और रानी के अजीब व्यवहार को लेकर चिंतित होने लगे। उन्होंने राजा को सतर्क करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने अपनी चतुराई से इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया। एक दिन रानी ने दरबार में एक प्रस्ताव रखा कि राजा को अपने स्वास्थ्य कारणों से
कुछ समय के लिए राज्य के कार्यों से दूर रहना चाहिए और राजा की अनुपस्थिति में रानी स्वयं राजकाज संभालने का सुझाव देती। राजा, जो अब पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका था, रानी के इस सुझाव से सहमत हो गया। साधु देविकानंद ने अपनी योजना को अब और घातक रूप देने की ठान ली। रानी के माध्यम से साधु राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। उसने रानी से कहा, अब राजा का पूरी तरह से राजकार्य से हट जाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें इस राज्य की असली शासिका बनना चाहिए और मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। रानी, जो अब पूरी तरह से साधु के जाल में फंस चुकी थी, इस बात के लिए तैयार हो गई। साधु ने गुप्त योजना बनाई कि राजा विक्रमादित्य को धीरे धीरे समाप्त किया जाए। इसके लिए उसने रानी को कुछ खास जड़ी बूटियाँ दी जिन्हें राजा के भोजन में मिलाना था। ये जड़ी बूटियाँ ऐसी थी कि राजा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी, लेकिन किसी को भी संदेह ना हो। साधु ने रानी को यह भी समझाया था कि अगर वह राजा को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती है तो उसे इसे एक विशेष तंत्र मंत्र का पालन करना होगा, जिससे राजा की आत्मा रानी और साधु के अधीन आ जाएगी। यह तंत्र रानी को राजकाज की पूरी शक्ति देगा। रानी, जो अब पूरी तरह से साधु के साथ थी और यह तंत्र शुरू करने की तैयारी थी। इसी बीच राजा विक्रमादित्य को साधु और रानी द्वारा राज्य को हड़पने के लिए किए जा रहे षड्यंत्र का पता चल गया, जिससे न केवल राजा बल्कि राज्य के सभी मंत्रीगणों को भी चौंका दिया था। अब राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्री महेश्वर से कहा, हे महेश्वर, मेरे जीवन की अब कोई उम्मीद नहीं बची है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस साधु और रानी की इस साजिश का पर्दाफाश राजमहल में सबके सामने होना चाहिए और इसके लिए जो भी कदम तुमको उठाने पड़े वो उठाइए। राजा विक्रमादित्य ने अपनी आखिरी शक्ति से महेश्वर को आदेश दिया कि वह साधु और रानी की साजिश को उजागर करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। अब महेश्वर ने साधु के जाल को तोड़ने की ठान ली। साधु देविकानंद और रानी सौम्यवती की साजिश अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। रानी, जो अब पूरी तरह से साधु के प्रभाव में आ चुकी थी, अब उसे राजा के बजाय सिर्फ साधु के साथ ही एक नई शक्ति का आभास हो रहा था। एक दिन साधु ने रानी से कहा, तुम्हारी शक्ति को अब और अधिक बढ़ाने का समय आ गया है। तुम्हारा जीवन अब केवल मेरा ही है और हमारे बीच एक और संबंध बनना चाहिए। रानी, जो साधु की बातों और शक्तियों से पूरी तरह घिर चुकी थी, उसकी बातों में आ गई। साधु ने रानी से कहा, अब तुम्हारा गर्भवती होना भी उसकी योजना का हिस्सा होना चाहिए, ताकि उनके रिश्ते को और भी पवित्र किया जा सके और वह राजा की शक्ति से भी ऊपर उठ सके। साधु ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों का उपयोग करके रानी को गर्भवती कर दिया, जिससे उसका संबंध और गहरा गया। रानी को पूर्ण यकीन था कि साधु का बच्चा न केवल दिव्य होगा, बल्कि वह अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए राजा विक्रमादित्य से भी अधिक ताकतवर होगा। इस योजना के पीछे एक गहरी साजिश छिपी हुई थी, जिसमें साधु और रानी दोनों ही राजा को हराने के बाद अपने बच्चे को राज्य का अगला शासक बनाना चाहते थे। राजा विक्रमादित्य, जो अब कमज़ोर और बीमार हो चुके थे, धीरे धीरे महसूस करने लगे कि रानी का व्यवहार अब उसके प्रति बदल चुका है। राजा को यह भी आभास हो गया था कि रानी के अंदर कोई गहरी चिंता और चालाकी छिपी हुई है। एक दिन राजा ने महेश्वर से कहा, हे महेश्वर, मुझे लगता है कि रानी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि वह क्यों बदल गई है,
लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि वह साधु विवेकानंद के साथ कुछ गहरे संबंध में है। महेश्वर ने राजा से कहा, महाराज मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। रानी और साधु के बीच एक गुप्त संबंध है और अब यह बात और भी बढ़ गई है। रानी साधु से गर्भवती हो चुकी है और यह सब कुछ उसी की साजिश का हिस्सा है। राजा विक्रमादित्य को अब यह सुनकर जोर का झटका लगता है। अब वह यह समझ गया था कि रानी और साधु के बीच कुछ बड़ा राज चल रहा है। यह सोचकर राजा की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह उनके विरुद्ध कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रहा था। राजमहल में अब कुछ लोग रानी और साधु की गतिविधियों के बारे में जानने लग गए थे। एक गुप्तचर जो महल के भीतर हमेशा छुपकर काम करता था ने एक दिन रानी और साधु की मुलाकात को देखा। गुप्तचर ने रानी और साधु को एकांत में बात करते हुए सुना। वे दोनों एक साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में योजना बना रहे थे, जिसमें रानी के गर्भवती होने का मुद्दा प्रमुख था। गुप्तचर ने जो सुना उसे वह तुरंत महेश्वर को बता दिया और सूचना राजा विक्रमादित्य तक पहुंचा दी ताकि राजा को पूरी सच्चाई का पता चल सके। गुप्तचर ने राजा से कहा, महाराज मैंने सुना है कि रानी और साधु का एक गुप्त संबंध है और रानी अब साधु से गर्भवती हो चुकी है। यह बच्चा केवल साधु का नहीं बल्कि राज्य की सत्ता का और शक्ति का प्रतीक बनेगा। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब वह राजमहल की इस हालत को सहन नहीं कर पा रहा था। राजा विक्रमादित्य के दिल में अब केवल एक ख्याल था, क्या वह अपने राज्य को फिर से इस तरह से संभाल पाएगा जैसे पहले संभालता था। लेकिन राजा का यह संदेह अब पूरी तरह से सही साबित हो चुका था। राजा विक्रमादित्य जो अब पूरी तरह से अपने राज्य और अपने पत्नी की साजिश के बारे में जान चुका था, ने इस जानकारी को अपने दिल में छुपा कर रखा। वह नहीं चाहता था कि प्रजा और महल के अन्य लोग इस सच्चाई को जानें, क्योंकि इससे राज्य में अराजकता एवं अशांति फैल सकती थी। राजा अब एक विकल्प की तलाश में जुट गए थे, क्योंकि वह यह समझ चुके थे कि रानी और साधु की साजिश इतनी जटिल हो चुकी है कि उन्हें अपनी शक्ति का एक और रूप अपनाना होगा। महेश्वर जो राजा के सबसे विश्वास पात्र मंत्री थे, ने अब अपनी योजना बनाई। वह राजा को सलाह देने के लिए आगे आए और कहा, महाराज अब आपको जल्दी से जल्दी एक मजबूत कदम उठाना होगा। रानी और साधु की चालाकियों को ख़त्म करने के लिए हमें उन्हें गुप्त तरीके से नष्ट करना होगा। महेश्वर ने राजा से कहा, महाराज हमें रानी और साधु की बातों को उजागर करने के लिए किसी को महल के भीतर भेजना होगा, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उन दोनों की साजिश से अनजान हो। हमें उनके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए यह कदम उठाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने महेश्वर की बातों को सुना और उनकी योजना को स्वीकार कर लिया। अब महेश्वर ने महल के अंदर एक और गुप्तचर तैनात कर दिया जो रानी और साधु की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा। साधु देविकानंद और रानी सौम्यवती की साजिश अब और भी गहरी हो चुकी थी। रानी ने अपने गर्भवती होने की बात साधु से छिपाई नहीं, बल्कि वह इसे प्रतीक मानने लगी कि वह सत्ता की उच्चतम कुर्सी तक पहुंचने वाली है। साधु ने उसे और भरोसा दिलाया कि उनका बच्चा सिर्फ उनका नहीं बल्कि इस राज्य का भविष्य होगा। वे दोनों मिलकर अब राज्य पर कब्जा करने के लिए और भी घातक कदम उठाने की योजना बना रहे थे। साधु ने रानी से कहा, तुम्हारा बच्चा हमारे साम्राज्य का भविष्य होगा।
हम मिलकर इस राज्य पर राज करेंगे और तुम अब राजा विक्रमादित्य को भूल जाओ। रानी ने साधु की बातों में विश्वास किया और उसे अपने दिल से अपना मार्गदर्शक मान लिया। गुप्तचर जो महल के भीतर छुपकर रानी और साधु की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, ने अब एक और महत्वपूर्ण सूचना महेश्वर को दी। उसने बताया कि रानी और साधु ने एक गुप्त बैठक की है, जिसमें दोनों ने मिलकर राजा को पूरी तरह से नष्ट करने और राज्य पर अपना शासन स्थापित करने की योजना बनाई है। गुप्तचर ने यह भी बताया कि रानी ने साधु से कहा है कि अगर राजा विक्रमादित्य अब भी जिंदा रहेगा तो वह उसकी शक्ति के खिलाफ एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगा। महेश्वर ने राजा विक्रमादित्य को इस षड्यंत्र की जानकारी से अवगत करा दिया। अब राजा ने ठान लिया कि वह साधु और रानी की साजिश का पर्दाफाश करके रहेंगे। लेकिन राजा की शारीरिक स्थिति अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि यह सब अब उसके अकेले संभव नहीं था। उसने महेश्वर से कहा, हे महेश्वर, अब वक्त आ गया है कि हमें उनका सामना करना चाहिए और हम यह काम साथ में मिलकर करेंगे। राजा की शारीरिक स्थिति देखकर साधु देविकानंद को अब यह यकीन हो गया था कि राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से हार चुके हैं। वह और रानी अब राज्य पर अपनी पकड़ बनाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। साधु ने रानी से कहा, राजा विक्रमादित्य को अब कोई नहीं बचा सकता। हम दोनों मिलकर अब इस राज्य के अगले शासक होंगे। साधु और रानी की योजना अब इस स्तर पर पहुंच चुकी थी कि वे राजा विक्रमादित्य को पूरी तरह से अपदस्थ करने की योजना बना चुके थे। उनकी योजना के अनुसार अब उनका बच्चा राज्य का नया शासक बनेगा। राजा विक्रमादित्य, जो अब लगभग मृत्यु के कगार पर थे, ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक अंतिम कदम उठाने का मन बनाया। वह जानते थे कि अगर उसने इस समय कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो उनके राज्य की स्थिति हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। महेश्वर ने राजा से कहा, हे महाराज, ये साजिश अब खुल चुकी है। अगर हम इसे अब रोकने में सफल नहीं हुए तो यह राज्य हमारे हाथ से निकल जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली और महेश्वर से कहा, हम इस साजिश को ख़त्म करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। राजा विक्रमादित्य, जिन्हें महल और प्रजा में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक माना जाता था, असल में इतने कमज़ोर और बीमार नहीं थे जितना सब सोच रहे थे। यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा था। असल में राजा को धोखे से बीमार बना दिया गया था ताकि वह रानी सौम्यवती के साथ संबंध बना सके और वह गर्भवती हो जाए। यह सब साधु देविकानंद की योजना थी, जो रानी के साथ मिलकर राजा को अपने जाल में फंसा चुका था। साधु जानता था कि रानी को गर्भवती करने के बाद ही वह अपनी पूरी साजिश को अंतिम रूप दे सकता था। साधु इतना शातिर था कि उसने साजिश को इतनी गुप्त और प्रभावशाली तरीके से रची कि राजा विक्रमादित्य को भी यह समझने का कोई मौका नहीं मिला। साधु ने राजा विक्रमादित्य को जानबूझकर बीमार कर दिया था। उसने रानी को बताया कि अगर वह राजा को कमज़ोर कर देगी तो वह आसानी से साधु से मिलने के लिए राजी हो जाएगा। साधु ने अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया और राजा के शरीर में ऐसी बीमारियां घुसा दी जो पहले उसे बिल्कुल भी नहीं थी। यह बीमारी इतनी चुपचाप और धीरे धीरे फैल रही थी कि कोई भी डॉक्टर या राजवैद्य इसे सही से पहचान नहीं पा रहा था। रानी, जो अब साधु के हर निर्देश का पालन कर रही थी, धीरे धीरे राजा के लिए ऐसा माहौल तैयार कर रही थी
जिसमें वह एकदम कमज़ोर हो जाए और अपना आत्मनियंत्रण खो बैठे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी कमज़ोरी को महसूस तो किया, लेकिन वह ये नहीं समझ पाए कि यह सब कुछ साधु और रानी की साजिश का हिस्सा था। जब राजा विक्रमादित्य का शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो गया तो रानी ने साधु के साथ मिलकर एक गुप्त रात बिताई। यह रात राजा के लिए बड़े बदलाव का कारण बन गई। रानी को गर्भवती करने के बाद साधु ने पूरी योजना को अदृश्य रूप से पूरा किया। कोई भी नहीं जानता था कि रानी और साधु के बीच यह घटना घटित हो चुकी थी, क्योंकि रानी ने इसे एक गहरे रहस्य की तरह रखा था। साधु ने रानी से कहा, अब तुम पूरी तरह से हमारे साथ हो। अब तुम्हारा बच्चा इस साजिश का सबसे अहम किरदार बनेगा। अब तुम और हम मिलकर इस राज्य को अपने अधीन करेंगे। रानी, जो पहले ही साधु के जाल में फंस चुकी थी, अब पूरी तरह से उनकी बातों पर विश्वास करने लगी। उसने साधु को वचन दिया कि वह अपने बच्चे को राज्य की पूरी सत्ता सौंपेंगी, ताकि वे दोनों इस राज्य को अपने नियंत्रण में ला सकें। राजा विक्रमादित्य, जो अब पूरी तरह से कमज़ोर और असमर्थ हो चुके थे, अचानक एक दिन महेश्वर से मिलने आए और कहा, महेश्वर, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं पहले जैसा शक्तिशाली नहीं महसूस कर रहा हूँ और मुझे डर है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। महेश्वर पूरी सच्चाई जान चुका था। राजा से सच्चाई कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन राजा के संदेह को देखते हुए महेश्वर ने धीरे धीरे राजा को यह बताने की योजना बनाई कि यह सब कुछ एक गहरी साजिश का हिस्सा था। एक रात महल के गुप्तचर ने रानी और साधु की एक गुप्त बैठक देखी। इस बैठक में वे दोनों अपनी भविष्यवाणियों और योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। गुप्तचर ने सुना कि रानी ने साधु से कहा कि राजा विक्रमादित्य अब हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं पूरी तरह से तुम्हारी ओर हूँ और मेरा बच्चा हमारे राज्य का भविष्य बनेगा। गुप्तचर ने यह सब महेश्वर को बताया और महेश्वर ने तुरंत राजा को सच बताने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से जान गए थे कि उन्हें सिर्फ एक भयानक साजिश का हिस्सा बना दिया गया था, जिसमें उसकी कमजोरी और रानी की गर्भवती होने की योजना थी। राजा विक्रमादित्य ने अब पूरी सच्चाई जान ली थी। उन्होंने महेश्वर से कहा, हे महेश्वर, यह साजिश इतनी गहरी है कि अब हमें इसे तुरंत खत्म करना होगा। मुझे अपनी शक्तियों को फिर से जागृत करना होगा। हमें इस रहस्य को उजागर करना होगा और साधु और रानी को उनके हर कदम के लिए सज़ा दिलवानी होगी। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से सच्चाई जान चुके थे और उनका संकल्प मजबूत हो गया था। वह जानते थे कि यह समय उनके लिए सबसे कठिन समय है, लेकिन अगर उन्होंने इस समय का सही तरीके से सामना किया तो वे न केवल अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा सकते थे, बल्कि राज्य पर साधु और रानी की साजिश का पर्दाफाश भी कर सकते थे। राजा ने महेश्वर से कहा, हे महेश्वर, मैं अब अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से महसूस करना चाहता हूँ। मुझे चाहिए एक ऐसी योजना जिससे मैं साधु और रानी को उनके ही जाल में फंसा सकूँ। हम उन्हें यह समझने देंगे कि वे हमें हरा चुके हैं, लेकिन हम असल में उन्हें उनके ही खेल में मार देंगे। महेश्वर ने राजा की बातों को सुना और एक गहरी सोच में डूब गए। उसने धीरे से कहा, महाराज, आपकी स्थिति इतनी नाजुक है
कि हमें खास प्रकार की रणनीति की ज़रूरत होगी। हमें पहले उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आप पूरी तरह से हार चुके हैं। इसके बाद जब वे अपनी पूरी शक्ति दिखा रहे होंगे तभी हमें उनका सामना करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने महेश्वर की सलाह पर अमल करना शुरू किया। उन्होंने अपने राजमहल में सभी प्रमुख मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों को बुलाया जिन पर वह विश्वास रखते थे। उन्हें यह योजना दी गई कि वे सभी राजमहल की सुरक्षा बढ़ा लें और ध्यान रखें कि साधु और रानी के बीच कोई भी संदिग्ध गतिविधि ना हो। राजा ने अपने दरबार में एक अफवाह फैलाना शुरू किया कि वह अपनी बीमारी से बुरी तरह से जूझ रहे हैं और जल्द ही उनका अंतिम समय आ सकता है। इस अफवाह ने राज्य भर में हलचल मचा दी। राजा विक्रमादित्य का यह कदम काफ़ी चतुराई से उठाया गया था। उन्होंने जानबूझकर अपनी स्थिति को कमज़ोर दिखाया ताकि रानी और साधु यह सोचने लगें कि उनका विजय हासिल करना आसान हो गया है। साधु और रानी अब अपने लक्ष्य के बहुत करीब महसूस करने लगे थे। रानी जो गर्भवती होने के बाद राजा से पूरी तरह से दूर हो चुकी थी, अब अपनी पूरी ताकत से साधु के साथ मिलकर राज्य पर कब्जा करने में लग रही थी। साधु ने रानी से कहा, अब हम सब कुछ अपनी मुट्ठी में करेंगे। राजा विक्रमादित्य की कमजोरी का फ़ायदा उठाने का समय आ गया है। रानी ने साधु के साथ मिलकर राजा के खिलाफ अपनी साजिशों को और बढ़ा दिया। वे दोनों इस विश्वास में थे कि राजा विक्रमादित्य पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है और उसका अंत बहुत ही नज़दीक है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी शक्ति छुपाकर एक गुप्त तंत्र का सहारा लिया जिसमें वह अपनी खोई हुई ताकत धीरे धीरे फिर से प्राप्त करने लगे। महेश्वर ने उसे बताया था कि साधु की तंत्र मंत्र शक्तियाँ असल में राजा की ताकत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन राजा ने इसके खिलाफ एक विशेष तंत्र का उपयोग किया। यह तंत्र साधु और रानी के तंत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था। राजा अब पहले की तरह शक्तिशाली महसूस करने लगे थे। उनका शरीर पहले जैसा सशक्त हो गया था और उन्होंने खुद को फिर से एक महान योद्धा के रूप में महसूस किया। अब वह अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए तैयार थे। राजा विक्रमादित्य ने एक अंतिम सभा बुलवाई। इस सभा में पूरे राज्य के मंत्री गण, अधिकारी और दरबारी शामिल हुए। रानी और साधु को भी बुलाया गया, लेकिन वे दोनों यह नहीं समझ पा रहे थे कि राजा अचानक इतना जल्दी स्वस्थ कैसे हो गया। राजा ने सभा में घोषणा की कि प्रिय दरबारियों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी कमजोरी को धोखे से आपके सामने पेश किया। यह सब मेरी साजिश थी ताकि मैं साधु और रानी की चालाकी का पर्दाफाश कर सकूं। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा ने फिर से अपनी पूरी योजना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि साधु और रानी ने एक कुटिल साजिश रची थी जिसमें रानी को गर्भवती करना और राजा को कमज़ोर करना शामिल था। रानी और साधु की आंखों में अब डर था। उनकी पूरी योजना नष्ट हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया और राज्य के सबसे बड़े जेल खाने में डालने के लिए कहा। रानी और साधु की साजिश पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी थी। सभी दरबारी राजा की बुद्धिमत्ता और धैर्य की सराहना करने लगे।
उन्होंने महसूस किया कि राजा विक्रमादित्य ने अपनी शक्ति और साहस को सही समय पर जागृत किया, जिससे वह अपनी राज्य सत्ता को बचाने में सफल रहा। राजा ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी रानी और एक साधु मेरे खिलाफ इतने बड़े जाल का हिस्सा बनेंगे, लेकिन अब यही सही समय है कि हम अपने राज्य की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करें और ऐसे लोगों को कभी भी हमारे राज्य के भीतर घुसने का मौका ना दें। राजा विक्रमादित्य की महल में उद्घोषणा ने दरबारियों को स्तब्ध कर दिया। साधु और रानी, जिन्हें अब अपनी साजिश का पर्दाफाश होने का डर था, महल में बुरी तरह से घबराए हुए थे। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन महेश्वर और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। रानी भी चुपचाप अपना अपराध स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अब वह समझ चुकी थी कि उसे भी राजा के सामने जवाब देना होगा। राजा ने दोनों को सामने लाकर कहा, साधु देविकानंद और रानी सौम्यवती, तुम्हारी साजिश ने न केवल मेरी बल्कि इस राज्य की सभ्यता और प्रतिष्ठा के खिलाफ थी। तुमने मुझे और मेरी प्रजा को धोखा दिया। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। राजा ने आदेश दिया कि साधु को राज्य के बाहर जंगल में निर्वासित कर दिया जाए, जहां वह अपनी तंत्र मंत्र के प्रयोग से अपनी शक्तियों का उपयोग ना कर सके। वहीं रानी को महल में बंदी बना लिया गया, लेकिन उसकी सज़ा और भी कड़ी थी। उसे अपने कृत्यों के लिए राजा के सामने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ी। रानी ने अपने कृत्यों पर गहरी शर्मिंदगी महसूस की। वह राजा के सामने आई और कहा, महाराज, मैंने आपकी उपेक्षा की और साधु के जाल में फंसकर राज्य के खिलाफ साजिशें रच डाली। मैं अब समझ चुकी हूँ, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कृपया मुझे मेरी गलती का प्रायश्चित करने का अवसर दें। राजा विक्रमादित्य, जो अब पहले से कहीं ज़्यादा समझदार और धैर्यवान हो चुके थे, ने रानी को क्षमा करने का निर्णय लिया। हालांकि रानी की सज़ा यह थी कि उसे पूरी तरह से तंत्र मंत्र से दूर रखा जाएगा और उसे राज्य की महिलाओं को शिक्षा देने का काम सौंपा जाएगा, ताकि वह अपनी गलतियों से सीखे और राज्य की भलाई में योगदान कर सके। राजा ने कहा, तुमसे बड़ी भूल हुई है, लेकिन अब तुम्हारे पास एक अवसर है अपनी स्थिति को सुधारने का। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम इस राज्य की महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करोगी। साधु देविकानंद, जो अब अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति खो चुका था, जंगल में निर्वासित कर दिया गया था। वह इस सज़ा को अपनी हार मानकर स्वीकार कर चुका था और समझ गया था कि वह कभी भी अपनी शक्तियों को वापस प्राप्त नहीं कर सकेगा। उसकी शक्ति जो कभी राजा विक्रमादित्य को कमज़ोर करने में सक्षम थी, अब उसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। साधु ने जंगल में अकेले रहने का फैसला किया। अब वह सिर्फ अपनी पुरानी गलतियों और जादू टोने पर पछतावा करता था, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ गया था कि वह अपनी असली शक्ति, जो उसने कभी सच्चे मार्ग पर चलने में लगाई होती, खो चुका था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी ताकत फिर से प्राप्त कर ली थी और राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए। वह जानता था कि राज्य को फिर से एकजुट करने और प्रजा का विश्वास बहाल करने के लिए उसे अपने दिल से लोगों के साथ खड़ा होना होगा। राजा ने महेश्वर को बुलाकर कहा, हमने अपनी सबसे बड़ी साजिश को नष्ट कर दिया है, लेकिन अब हमें आगे बढ़कर राज्य को सुधारने के लिए एक नई शुरुआत करनी होगी। हमें प्रजा के साथ पुनः संपर्क बनाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा
कि कोई भी फिर से हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठा सके। महेश्वर ने सिर झुकाकर कहा, हे महाराज, आपकी ताकत और बुद्धिमत्ता ने राज्य को बचाया है। हम सब मिलकर राज्य में एक नई उम्मीद और दिशा देंगे। रानी सौम्यवती, जो पहले ही अपनी गलती पर पछतावा कर रही थी, अब महल में एक नई भूमिका निभा रही थी। उसने महिलाओं को शिक्षा देने का काम शुरू किया और समय के साथ उसने यह समझा कि अपनी शक्ति का सही उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण होता है। उसने अपनी गलती से सीख ली थी और अपने कृत्यों को सुधारने के लिए समर्पित हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य ने न सिर्फ अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाया, बल्कि राज्य की भलाई के लिए कई सुधार किए। उन्होंने न्याय व्यवस्था को मजबूत किया, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया और लोगों में विश्वास दिलाया कि वह अब आपके साथ है। राज्य अब पहले से कहीं ज़्यादा समृद्ध और खुशहाल हो चुका था। राजा विक्रमादित्य और रानी सौम्यवती दोनों ने एक नया अध्याय शुरू किया था, जहां वे एक साथ राज्य की प्रगति के लिए काम कर रहे थे। हालांकि रानी ने अपनी गलती स्वीकार की थी, लेकिन अब वह अपने जीवन का उद्देश्य सही दिशा में लगा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने अंततः कहा, हमने अपने दुश्मनों को हराया, लेकिन असली विजय तब है जब हम खुद को और अपने राज्य को सुधार सकें। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्ति का उपयोग सदैव समाज की भलाई में करना चाहिए। जय श्री राम।